तो आज हम बात करने वाले हैं अनिल चंद्र ठाकुर के लेखन पर, है ना? जहाँ मतलब यौन शोषण और सामाजिक शोषण जैसे काफी गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास उनकी कुछ कहानियां भी हैं, जैसे जब भगवान मर गया और शव साधना। हाँ, और हम इनकी तुलना तस्लीमा नसरीन की लज्जा और महाश्वेता देवी की मदर ऑफ 1084 से भी करेंगे। एक तरह से देखेंगे कि ये मुद्दे अलग-अलग लेखकों ने कैसे उठाए हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि ठाकुर के काम में जो घरेलू हिंसा है, यौन शोषण है, और खासकर जाति वर्ग के ढांचे में महिलाओं की जो कमजोर स्थिति दिखाई गई है, उसे थोड़ा समझें। हाँ, और फिर देखें कि नसरीन और देवी के लेखन के साथ ये कैसे जुड़ता है या कहाँ पर अलग हो जाता है। सही। तो ठाकुर की कहानी जब भगवान मर गया से शुरू करें। उसमें गमकी नाम की एक युवा लड़की है। हाँ, गम की उसके अनुभवों के जरिए परिवार के अंदर का शोषण बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया है। बिल्कुल, कैसे गरीबी और वो जो पितृसत्ता वाली व्यवस्था है, हाँ, यानी पुरुषों का वर्चस्व। नो डोलो वुल कर घर जैसी, मतलब एक सुरक्षित मानी जाने वाली जगह को ही कैसे भंग कर देते हैं। हाँ, सही कहा। और वो छोटी छोटी चीजें जैसे कहानी में तेल की खुशबू का जिक्र है या काजल का, वो जैसे बचपन की मासूमियत और उस पर जो व्यस्त का अतिक्रमण हो रहा है, उसके बीच के फर्क को और गहरा और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। बहुत प्रभावी चित्रण है। अच्छा, फिर शव साधना है। हाँ, शव साधना, उसमें एक लड़की है पाबंदी, वो गायब हो जाती है और पूरे गांव में एक डर फैल जाता है। लेकिन पुलिस का रवैया कैसा है उसमें? वही तो, पुलिस का रवैया एकदम उदासीन है। ये कहानी ये दिखाती कि कैसे एक बच्चे का शरीर भी मतलब डर और आशंका का प्रतीक बन जाता है बहुत आसानी से। और ये सिर्फ इन दो कहानियों में ही नहीं है, शायद उनकी दूसरी कहानियों में भी ऐसे विषय हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठाकुर की और भी कहानी है, जैसे धम संस्थापना था, हम रोग, उत्तर पत्ता। अच्छा। इनमें भी आप देखेंगे कि धर्म, जाति, समाज में फैली जो बीमारियां हैं, मतलब सामाजिक कुरीतियां और पितृसत्ता वाली विरासत, हाँ, इन सबको शोषण के औजार की तरह इस्तेमाल होते दिखाया गया है। ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं कि महिलाएं कितने अलग-अलग स्तरों पर, घर में, काम की जगह पर, समाज में, मतलब लगातार खतरे में रहती हैं। तो ठाकुर के काम में ये घरेलू और स्थानीय शोषण तो बहुत साफ दिखता है। हाँ। अब जरा इसकी तुलना करें तस्लीमा नसरीन और महाश्वेता देवी से। नसरीन की लज्जा का आपने जिक्र किया था। हाँ, लज्जा। उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो बांग्लादेश में हुआ, एक हिंदू परिवार पर जो अत्याचार हुए, उसका वर्णन है। तो वहां मुद्दा बदल गया। हाँ, वहाँ फोकस बिल्कुल बदल जाता है। यौन हिंसा, खासकर बलात्कार, उसको एक सांप्रदायिक हथियार की तरह राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ शोषण का जो संदर्भ है वो एकदम सांप्रदायिक हो गया है। घरेलू से हटकर सांप्रदायिक स्तर पर। और महाश्वेता देवी, उनकी मदर ऑफ 1084 में क्या अलग है? मदर ऑफ 1084 तो एक माँ की कहानी है। वो अपने नक्सलाइट बेटे की, जिसकी राज्य द्वारा हत्या कर दी गई है, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो यहाँ हिंसा का एजेंट राज्य है। बिल्कुल। यहाँ देवी का फोकस राज्य की हिंसा, वर्ग भेद और वो जो शोक का बोझ होता है ना, जो अक्सर औरतों को ही ज्यादा उठाना पड़ता है, उस पर है। तो मतलब तीनों लेखक शक्ति के दुरुपयोग को ही दिखा रहे हैं, पर अलग-अलग स्तरों पर। सही पकड़ा। ठाकुर घर और स्थानीय समाज पर फोकस करते हैं, नसरीन सांप्रदायिक हिंसा पर और देवी राज्य की हिंसा पर। तीनों अलग-अलग मैदानों में शक्ति के गलत इस्तेमाल और उसके असर को उजागर कर रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। मतलब अनिल चंद्र ठाकुर, तस्लीमा नसरीन और महाश्वेता देवी, तीनों ही अपने अपने ढंग से दक्षिण एशिया में लिंग आधारित हिंसा के अलग-अलग चेहरे दिखा रहे हैं। घरेलू भी, सांप्रदायिक भी और राज्य प्रेरित भी। हाँ, नजरिया भले ही अलग हो, पर सभी शोषण के जो मूल कारण हैं और इंसानों पर उसका जो असर पड़ता है, उसी पर रोशनी डाल रहे हैं। इससे ये समझने में भी मदद मिलती है कि कैसे निजी और सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और पब्लिक, दोनों जगह पर जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं और जो सामाजिक सोच हैं, हाँ। वो महिलाओं के जीवन और उनकी सुरक्षा पर कितना गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। हिंसा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं, कभी परिवार, कभी समुदाय, कभी कोई कट्टरपंथी गुट, तो कभी खुद राज्य। लेकिन जो भुगत रहा है, उसके लिए तो अनुभव हमेशा तकलीफ दे ही होता है। तो इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल फिर मन में आता है ना? क्या? कि क्या आज के समय में भी शोषण और हिंसा की जो पैटर्न है, हो सकता है रूप थोड़े बदल गए हों, पर क्या ये हमारे समाज में आज भी मौजूद नहीं है? ये सोचने वाली बात है। और क्या इन कहानियों को पढ़कर, समझकर
हम उन्हें बेहतर तरीके से पहचानने और शायद उनका सामना करने के लिए कुछ हद तक तैयार हो सकते हैं? ये एक सवाल है जो शायद श्रोताओं के मन में भी रहेगा।